हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शोभी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हाजीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स मेनली देखेंगे। सो आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। सो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल नेप्रोक्सिन, जो कि आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो नेप्रोक्सिन एक ऐसी ड्रग होती है जो जिसका हम यूज़ करते हैं अर्थराइटिस पेन में, और ये आर और एस इनेंशियोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो जो एस नेप्रोक्सिन होती है, इसका तो हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस पेन, बट जो आर नेप्रोक्सिन होती है ये लीवर पॉइजनिंग कॉज करती है। वैसे ही आइबुप्रोफेन एक NSAID ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जिसका हम यूज़ करते हैं इन्फ्लामेशन में। अब ये भी आर और एस इनेंशियोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो एस आइबुप्रोफेन होती है ये 100 टाइम मोर पोटेंट होती है इन कंपेरिजन टू आर आइबुप्रोफेन। सो आइसोमर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिस्कवरी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। सो इस वजह से ये टॉपिक भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे, विच इज़ स्टीरियो आइसोमर्स। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करें व्हाट इज़ आइसोमर। सो आइसोमर दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ आइसो एंड मर। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है टाइप। सो ऐसे कंपाउंड्स विच हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर करती है, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं, और इसी फेनोमेना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3CH2 CHO विच इज़ प्रोपेनॉल्डिहाइड, और एक कंपाउंड और लेते हैं CH3CO CH3 विच इज़ 2 प्रोपेनोन। सो अगर हम देखें तो एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, बट मॉलिकुलर फार्मूला दोनों का ही सेम है, दैट इज़ C3H6 एंड O। सो अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज़ की, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करती है, बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है बट इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती है, तो उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। अब अगर हम क्लासीफाई करें आइसोमर्स को, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में थी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है और साथ साथ में बॉन्डिंग भी डिफरेंट होती है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कई टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। अब जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। यहाँ पे हो सकता है कि एक फंक्शनल ग्रुप एक आइसोमर में है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप दूसरे आइसोमर में है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकते हैं, बॉन्डिंग चेंज हो सकती है, हो सकता है डबल बॉन्ड हो, दूसरे आइसोमर में सिंगल बॉन्ड हो। सो यहाँ पे कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग चेंज होती है। बट अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ कनेक्टिविटी भी सेम रहेगी, बॉन्डिंग भी सेम रहेगी। डिफरेंस क्या होगा कि डिफरेंट 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल स्पेशियल ओरिएंटेशन होता है, स्पेस में जो इनका ओरिएंटेशन होता है, ये डिफरेंट होता है। यहाँ मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, बॉन्डिंग भी सेम रहेगी, कनेक्टिविटी भी सेम रहेगी, बस डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स। सो स्टीरियो आइसोमर्स को हमको पढ़ना है। अब स्टीरियो आइसोमर्स को क्लासीफाई करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। सो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जहाँ पे इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म्स इज़ पॉसिबल वाया रोटेशन। सो यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है वाया फ्री रोटेशन, और ऐसे आइसोमर्स मेनली एल्केन्स में फाउंड होते हैं जहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, खासकर जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इनको ये भी क्लासीफाई करें तो रोटेशनल आइसोमर और एमीन इन्वर्जन होता है। हालांकि ये पार्ट हमको कवर नहीं करना है, हम मेनली कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जहाँ इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म्स आर नॉट पॉसिबल वाया रोटेशन। मीन्स आइसोमर अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता वाया फ्री रोटेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स दो टाइप्स के होते हैं।
एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारी यूनिट फर्स्ट है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर्स को क्लासीफाई करें तो इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। सो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म, जहाँ पे हमने देखा कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में इंटर कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म पॉसिबल था वाया फ्री रोटेशन, बट कॉन्फ़िगरेशनल में ऐसा नहीं होता। आइसोमर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता वाया फ्री रोटेशन। अब रोटेशन की बात करें तो हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया जो कि कायरल कार्बन कंटेन करता है। तो कायरल कार्बन मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसकी वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे। अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट करें, इसके एक कार्बन को पकड़ के हम दूसरे कार्बन को रोटेट करने की कोशिश करें, तो क्या ये रोटेशन होगा? हाँ होगा। कुछ इस तरीके से दूसरा कार्बन रोटेट करेगा। तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। बट ऐसे कंपाउंड जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंपाउंड हो गया, अगर हम इसके एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को रोटेट करने की कोशिश करें तो ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये कंपाउंड, ये जो कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये पाई और सिग्मा बॉन्ड कंटेन करता है। तो द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड लॉक्स द मॉलिक्यूल इन वन पोजीशन। तो जो ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल एक ही पोजीशन में लॉक हो जाएगा और ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही साइक्लिक कंपाउंड्स में भी होता है, या जो कंपाउंड्स रिंग कंटेन करते हैं, अब रिंग में तो स्टेन होगा, तो उसकी वजह से भी रिंग में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन को पकड़ के एक कार्बन को रोटेट करने की कोशिश करें तो रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी। अब ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देते हैं, और जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, खासकर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट जो डबल बॉन्ड है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल में हमने इंटर कन्वर्जन की बात की थी, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल फ्री रोटेशन की। तो अगर फ्री रोटेशन होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेम क्या क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम सेम होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम ही डिफरेंट हो जा रही थी, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा था या बॉन्डिंग चेंज हो जा रही थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम सेम होती है और IUPAC भी नेम भी सेम होता है। डिफरेंट क्या क्या होता है? डिफरेंट होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा एटम्स का, जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट होगा, स्पेशियल अरेंजमेंट होगा, वो चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है और कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है, समटाइम्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है। सो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? व्हेन आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। सो स्पेशियल जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का, वो चेंज होता है, और इसी फेनामेना को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्लिसरल्डिहाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे L ग्लिसरल्डिहाइड और D ग्लिसरल्डिहाइड है, तो यहाँ पे हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, और IUPAC नेम भी सेम है, कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम भी सेम है। डिफरेंट क्या है? जो इसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है एटम्स का वो चेंज है, या बॉन्डिंग का जो अरेंजमेंट है वो चेंज है। साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केसेस में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है। अभी हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, या कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमको पता होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। बट उससे पहले हम जानते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल लैम्प से जो लाइट निकलती है, जो हमारे घरों में बल्ब होता है उससे जो लाइट निकलती है, तो उसकी वेव्स जो है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती हैं। अब लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो होती हैं। तो जो ऑर्डिनरी लैम्प से लाइट निकलती है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। बट अगर इसी लाइट के सामने हम निकोल प्रिज्म रख दें, या जो लाइट की वेव्स हैं उनको निकोल प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाएं, तो क्या होगा? जो
निकोल प्रिज्म है ये एक विंडो की तरह काम करता है। जैसे कि इस प्रिज्म में वर्टिकल ओपनिंग है, तो वर्टिकल वाली जितनी भी वेव्स होंगी वो तो इस प्रिज्म से बाहर निकल जाएंगी, बट जो हॉरिजेंटल होंगी वो बाहर नहीं निकलेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। सो इसी को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब ये जो निकोल प्रिज्म होता है वो कैल्साइट का बना होता है, या कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें क्या होती है, ओपनिंग होती है जिससे यूनी डायरेक्शनल जो लाइट होती है वो पास हो जाती है, बट जो वर्टिकल होंगी या उस डायरेक्शन में नहीं होंगी वो पास नहीं हो पाएगी। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन जो इस पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट कर दे, उसको हम, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, और इसी प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनके सॉल्यूशन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट कर देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हम पोलैरीमीटर का यूज़ करते हैं। अगर हमको चेक करना है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हम उस कंपाउंड का सोल्यूशन बनाएंगे नोन कंसंट्रेशन का, और उसको पोलैरीमीटर में रखेंगे। सो पोलैरीमीटर में एक लाइट सोर्स होता है और उसके सामने निकोल प्रिज्म होगा। अब ये निकोल प्रिज्म अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा, और ये पोलराइज्ड लाइट पास करेगी उस सोल्यूशन से। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली ये कि वो सोल्यूशन उस पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट ना करे, तो इस कंडीशन में वो सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट अगर वो रोटेट करता है तो या तो वो उस पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका मतलब वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका मतलब वो कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। सो कोई भी कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और इसको हम डी या प्लस साइन से डिनोट करते हैं। वही अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको हम लीवो रोटेटरी बोलेंगे, और उसको हम कैपिटल एल या माइनस साइन से डिनोट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल इज प्लेस्ड इन द पोलैरीमीटर, द बीम ऑफ polarized light is rotated through a certain number of degree either to the right clockwise or left anti-clockwise. अब the compound which rotates the plane of polarized light to the right clockwise is called as dextrorotatory. तो जो compound plane of polarized light को rotate करेगा राइट साइड में या क्लॉकवाइज, उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, इंडिकेट करेंगे कैपिटल डी से या प्लस साइन से। और ऐसे कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम लिवो रोटेटरी बोलेंगे, इंडिकेट करेंगे कैपिटल एल या माइनस साइन से। अब क्योंकि डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अलग अलग रोटेटिंग पावर कंटेन करते हैं, अलग अलग डिग्री में लाइट को रोटेट करते हैं, so it was necessary to introduce some standard by which rotating power of different compounds is compared. तो इसकी वजह से हमने स्पेसिफिक रोटेशन इंट्रोड्यूस किया। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज रोटेशन प्रोड्यूस बाय द सॉल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा कि जो भी रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है एक ऐसे सोल्यूशन से जिसकी पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसका कंसंट्रेशन कितना है, यूनिट कंसंट्रेशन है 1 ग्राम पर ml। वेव लेंथ हम फिक्स रखेंगे, जो भी लाइट है जो भी उसकी वेव लेंथ है, और फिक्स टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखेंगे। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं जो कि ब्रैकेट में होता है, और स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई सी इंटू एल, वेयर अल्फ़ा क्या होगा कि जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन होगी उसको हम अल्फ़ा बोलेंगे। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर ml, कंसंट्रेशन मेनली 1 ग्राम पर ml हम रखते हैं। और जो एल है वो पाथ लेंथ है जो डेसीमीटर में होती है, मीन्स 10th पार्ट ऑफ मीटर, तो मेन 10 सेंटीमीटर ही हम रखते हैं। वेवलेंथ जो लाइट की वेवलेंथ होगी, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है कायरलिटी या कायरल।
सो ये कायरलिटी उस कायरल कार्बन से डिफरेंट है। कायरल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऐसे कार्बन होते हैं जिनकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। तो वो कायरल कार्बन अलग है, ये कायरलिटी अलग है। सो कायरलिटी क्या होती है कि पहली चीज़ तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो कायरलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी इन अ मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट। तो कायरलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट में होती है व्हेन इट कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स ओन मिरर इमेज। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, उनको हम कायरल मॉलिक्यूल या कायरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना लेफ़्ट हैंड देखें और इसकी मिरर इमेज देखें, तो लेफ़्ट हैंड की मिरर इमेज हमको राइट हैंड दिखेगी, और राइट हैंड को अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड से सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो हम सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कायरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वही एक आरएल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉटल है, अगर इसको हम मिरर के सामने रखें तो वैसे ही हमको बॉटल मिलेगी और ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम एक आरएल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो कायरल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, और एक आरएल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ए है, ए जो अल्फ़ाबेट होता है ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर सकता है, बट बी को देखें तो हमको कुछ उल्टा बी दिखता है मिरर में, तो ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर सकता है। वैसे ही सी नहीं कर सकता है, डी नहीं कर सकता है, ई नहीं कर सकता है, एफ नहीं कर सकता है, जी नहीं कर सकता है। बट एच की बात करें तो एच की जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो हमको सेम वैसा ही एच मिलेगा। तो एच अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर सकता है। वैसे ही आई भी अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर सकता है। तो मेरे ख्याल से कायरल ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कायरल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अब कायरलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में हमको तभी मिलेगी जब वो ऑब्जेक्ट डिससिमेट्रिक होगा। डिससिमेट्री होगा मतलब कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अ प्लेन विच डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू ट्रू सिमेट्रिकल हाफ्स। तो एक ऐसा प्लेन या एक ऐसी लाइन किसी ऑब्जेक्ट को दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर रही है। सिमेट्रिकल हाफ मतलब सेम सेम हाफ। तो ऐसी लाइन या ऐसा प्लेन जो किसी ऑब्जेक्ट को सेम टू सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर रहा है, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स बने हैं। एक साइक्लोब्यूटेन है जिधर सी एस थ्री लगा हुआ है। तो अगर हम इसको इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाए तो हमको सिमेट्रिकल हाफ दिख रहा है, जैसा ऊपर वाला है वैसा ही नीचे वाला है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, तीसरा देखें, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो यहाँ पे सारे जो हैं क्या है कि यहाँ पे एक आयरल है, ये एक आयरल ऑब्जेक्ट है। मतलब कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन कर रहे हैं। तो एन ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स इज रिफर टू एक आरएल। तो ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? एक आरएल है। बट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, एन ऑब्जेक्ट लैकिंग एन प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनको हम क्या बोलेंगे? डिससिमेट्रिक और कायरल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर इन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या हम इनको 20 से सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल्स में नहीं दिखेगी। और जो भी डिससिमेट्रिकल या कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कायरल ऑब्जेक्ट होंगे वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम जो अभी हमने पहले बात की थी। तो कायरल कार्बन एटम को हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं, या कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं।
सो कायरल कार्बन एटम ऐसे कार्बन होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और जिनकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। मतलब उनके चारों जो बॉन्ड होंगे उसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे, हाइड्रोजन इंक्लूडिंग, हाइड्रोजन को भी एक ग्रुप की तरह हम यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, एक इधर एक इधर। अब ये जो कार्बन है जो रेड कलर से है, इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। अब कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज़ नेसेसरी। तो जिस भी कंपाउंड में कायरल सेंटर होगा या कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जिस भी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को लैक करेगा, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्योंकि हमने पहले एग्जांपल्स देखा था कायरल ऑब्जेक्ट्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। और दूसरी चीज़ वो दे कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। तो जो उनकी मिरर इमेज होगी वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लिसरॉल डिहाइड देखें कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। सो फर्स्ट पहले हम देखते हैं कायरल कार्बन है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड H से जुड़ा है। अब जो दूसरा वेज बॉन्ड है जो टूवर्ड्स द व्यूअर है, मतलब जो आपकी तरफ आ रहा है, उस पर CH2OH लगा हुआ है। जो डैश बॉन्ड है उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है और जो ऊपर है CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्योंकि इसकी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है फ्रॉम 4 डिफरेंट ग्रुप। और दूसरी चीज़ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लैग कर रहा है। थर्ड थिंग कि ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। सो ग्लिसरॉल डिहाइड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। वैसे ही 2 मेथाइल पेंटेनल की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखें तो एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा Br है, C3H7 है और CHO ऊपर लगा हुआ है। अब कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और इट कैन नॉट इट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड का और इसमें देखते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। तो पहली कंडीशन कायरल कार्बन होना चाहिए। तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब कि एक कायरल कार्बन तो इसके पास नहीं प्रेजेंट है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये लैग करता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि कोई भी ऐसी प्लेन नहीं है जो इसको 2 सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड करे। और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये अपनी मिरर इमेज को भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो 2 कंडीशंस तो ये फुलफिल कर रहा है, बट क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन नहीं है तो इसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब अगर हम बात करें ग्लिसरॉल डिहाइड की, तो ग्लिसरॉल डिहाइड के पास कायरल कार्बन है क्योंकि एक बॉन्ड OH है, CH2OH और CHO है। अब अगर इसकी हम मिरर इमेज बनाएं तो जो डैश बॉन्ड पे CH2OH था ये पहले राइट साइड में था, अब लेफ्ट साइड में आ जाएगा। वैसे हाइड्रोजन की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, OH की भी, बट CHO अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, इवन तक कि IUPAC नेम भी सेम है। बट अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब ये 2 डिफरेंट कंपाउंड है। स्टीरियो आइसोमर्स यही तो हमको बताता है कि 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें तो सिमिलर रहती, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कनेक्टिविटी, IUPAC नेम, बस 3 डायमेंशनल जो ओरिएंटेशन होता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन होता है, वो चेंज होता है एटम्स का। सो अकॉर्डिंग टू स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। अगर एक जो है प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर हम ये मानते हैं कि पहला वाला जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये लियो रोटेटरी होगा, इसको या माइनस ग्लिसरॉल डिहाइड होगा। दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्योंकि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज करेगा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड होगा। अब इसी दोनों मॉलिक्यूल्स के पेयर को हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के पेयर जो chiral molecule हो that are mirror image but do not superimpose on its mirror image is called enantiomers. तो chiral molecules that are mirror image but do not superimpose on its mirror image is called enantiomer. अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं लैक्टिक एसिड का।
तो लैक्टिक एसिड को हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम जो है इसका। अब अगर हम देखें यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, तो एक बॉन्ड पे CH3 है, एक पे H है, COH है और ऊपर OH है। तो ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। तो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाए तो कुछ इस तरीके की होगी, H इधर आ जाएगा, CH3 इधर और COH इधर चला जाएगा और OH ऊपर रहेगा। तो अब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, एक लीवो रोटेटरी होगा तो दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अच्छा, ये चीज़ हमको एक्सपेरिमेंटली ही पता चलती है कि कौन सा लीवो रोटेटरी होगा, कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ये हम ऐसे नहीं जान सकते। इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा कि अगर ये कंपाउंड लीवो रोटेटरी है तो दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, बट ये हमको एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है। तो अगर हम सपोज करते हैं कि ये जो पहला मॉलिक्यूल है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो इसका मतलब ये लीवो रोटेटरी होगा। अब इसी पेयर को, इसी जोड़ी को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स बोलते हैं। तो अगर हम इनैंशियोमर्स को डिफाइन करें तो इनैंशियोमर्स आर कायरल मॉलिक्यूल, ऐसे कायरल मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, जो that are mirror image of one another. Furthermore, the molecules are not superimposable on one another. तो मिरर इमेज तो होंगे बट अपनी मिरर इमेज को ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अनदर और गिव द सेम मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर हम एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज पे, दूसरे मॉलिक्यूल पे रखें तो वो उसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सो chiral molecules with one or more stereo center can be enantiomers, मतलब chiral सेंटर इसमें होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया लैक्टिक एसिड का, और इनैंशियोमर्स के बारे में भी जान लिया कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। अब इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इनैंशियोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पेयर्स। तो जो भी इनैंशियोमर्स होते हैं दो पेयर में होते हैं, दोनों अलग अलग पेयर में होंगे। 3D ओरिएंटेशन, इनका 3D अरेंजमेंट चेंज होगा। तो इनैंशियोमर्स आर स्टेबल होंगे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन 3D स्पेशियल अरेंजमेंट। जो 3 डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो डिफरेंट होगा। थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेड नहीं हो सकते। मतलब अगर लीवो फॉर्म है तो डेक्स्ट्रो फॉर्म में इंटर कन्वर्जन नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के अंडर में आते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्री रोटेशन के थ्रू इनका इंटर कन्वर्जन नहीं होता है फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इनैंशियोमर्स, ये ऐसे इनैंशियोमर्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पे इंटर कन्वर्जन इनका नहीं हो सकता वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट, enantiomers are have identical properties in all respect except in their interaction with plane polarized light। मतलब प्रॉपर्टीज़ इनकी सारी हो सेम ही होंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, कलर, रिएक्टिविटी, ऑर्डर टूवर्ड्स एसिड बेस, सब चीज़ सेम होगा। बट चेंज यहाँ पे क्या होगा कि इंटरेक्शन विद प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये चीज़ चेंज होगी। मतलब ये किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, तो ये चीज़ चेंज होगी। तो प्रॉपर्टीज़ इनकी सारी चेंज रहती है, बट केवल डायरेक्शन चेंज होता है कि किस डायरेक्शन में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज रोटेट करते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। अगर लीवो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इनका जो एंगल होगा ये सेम एक्सटेंट में, सेम एंगल में रोटेट करेंगे। अगर लीवो रोटेटरी 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जो भी इनैंशियोमर्स के पेयर होते हैं वो एक ही एक्सटेंट में, सेम एक्सटेंट में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। बस एक क्लॉकवाइज करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। एक लीवो रोटेटरी होगा, दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, बट एंगल सेम रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इनैंशियोमर्स की। अब एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा। सो ऑप्टिकल एक्टिव अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ऑप्टिकल एक्टिव
होने के लिए वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। सो कायरल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। और ये कायरलिटी आएगी कहाँ से? कायरल कार्बन से आएगी। सो कायरल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं जिनकी वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप। अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं 2 एमाइनो प्रोपेनोइक एसिड का, जिसको हम एलेनिन भी बोलते हैं। सो एलेनिन के पास कायरल कार्बन है क्योंकि यहाँ पे उसकी वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप कंप्लीट कर रहे हैं। एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, CH3 है, H है और COH है। ना ही इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक कर रहा है। और थर्ड चीज़ कि ये अपनी मिरर इमेज को भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अब अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं तो कुछ इस तरीके की बनेगी। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है इधर आ जाएगा, राइट साइड वाला लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब 3D ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जाएगा। अब अगर ये एनालिन ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मतलब ये जो पेयर दिख रहा है हमको इसकी मिरर इमेज का, तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। अगर एक अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये लीवो रोटेटरी है। अब इसी पेयर को, मतलब कि कायरल मॉलिक्यूल्स की पेयर को जो कि मिरर इमेज है और अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करते, उनको हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर कर लेते हैं, दैट इज़ रेसिमिक मिक्सचर। अब सपोज करते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया और उसमें प्लस वाला 2 एमाइनो प्रोपेनिक एसिड मतलब प्लस एलानिन हमने ऐड किया, और उसी सेम क्वांटिटी में, इक्विमुलर क्वांटिटी में हमने माइनस एलानिन भी ऐड किया। अब अगर हम इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर पाते हैं तो क्या ये लाइट रोटेट करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवा रहे हैं इस सोल्यूशन से जिसमें इक्विमुलर क्वांटिटी में, मतलब जितना प्लस वाला प्रेजेंट है उतना ही माइनस एलालीन प्रेजेंट है, तो ये सोल्यूशन से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर रही है तो वो लाइट रोटेट नहीं करेगी। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि प्लस वाला जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। वही माइनस वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि ये सॉल्यूशन इक्विमुलर है, जो कंसंट्रेशन है प्लस वाले का और माइनस वाले का सेम है, तो क्या होगा कि म्यूचुअल कैंसिलेशन हो जाएगा रोटेशन का, और जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट नहीं करेगी। सो जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो इक्विमुलर मिक्सचर होता है ऑफ इनैंशियोमर्स, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करवाता है। सो ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट या इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स विच कैन नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट नहीं करता है। सो रेसिमिक मिक्सचर कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन। सो होता क्या है, जो रोटेशन होता है उसका म्यूचुअल कैंसिलेशन हो जाता है। ना प्लस वाला क्लॉकवाइज रोटेट करवा पाता है, ना माइनस वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा पाता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विमोलर कंडीशन कंसंट्रेशन है, मतलब इक्वल पार्ट्स इनैंशियोमर्स के प्रेजेंट है। सो इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब अगर हम बात करें एलानिन की, तो एलानिन अब 3 फॉर्म्स में हो सकता है। एक तो प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस लीवो रोटेटरी, और जो इसका रेसिमिक मिक्सचर होगा उसको हम इंडिकेट करते हैं प्लस माइनस साइन से। तो ये 3 फॉर्म्स में हो सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायस्टीरियोमर्स और मीज़ो कंपाउंड्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।